आर्यभट्ट महान गणितज्ञ तथा अंतरिक्ष विज्ञानी। लगभग 1500 वर्ष पहले की बात है। उस जमाने में आज के पटना शहर को पाटलिपुत्र कहते थे। यह नगरी चंद्रगुप्त तथा अशोक जैसे मौर्य सम्राटों की राजधानी थी। गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर इस नगर की नींव पड़ी थी। इसी नगर की बात है। उस दिन सवेरे से ही सारे नगर में बड़ी चहल पहल थी। सूर्य ग्रहण जो लगने वाला था, सभी उस मौके पर संगम में डुबकी लगाने के लिए वहां एकत्र हुए थे। ब्राह्मणों और पुरोहितों की मौज थी। कथावाचक कथा सुना रहे थे कि कैसे राहु नामक राक्षस सूर्य देवता को निगल जाता है और तब ग्रहण लगता है। लेकिन वहां एक तरुण विद्यार्थी भी था। वह यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि किसी राहु के कारण ग्रहण लगता है। वह साधारण विद्यार्थी नहीं था। वह करीब 20 साल का तरुण पंडित था। उसके विचार क्रांतिकारी थे। वह आंख मूंद कर शास्त्रों की पुरानी दकियानूसी बातें मानने को तैयार नहीं था। इसलिए जब जब अपने सही विचार सुना देता था, पुराणपंथी लोग उसके तर्कों से तिलमिला जाते थे। आज सूर्य ग्रहण का दिन था। वह बड़े यकीन के साथ अपने साथ के विद्यार्थियों को समझा रहा था। पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है, और इसी प्रकार चांद जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है और सूर्य को ढक लेता है तब सूर्य ग्रहण होता है। आज भी ऐसा ही होने वाला है। कोई राहु सूर्य को निगलता है, यह बात मनगढ़ंत है। आर्यभट्ट अश्मक प्रदेश से पाटलिपुत्र आए थे, इसीलिए बाद में लोग उन्हें आश्मकाचार्य के नाम से जानने लगे। यहां आने का उनका असली उद्देश्य था अपने नए विचारों का प्रचार करके लोगों के अंधविश्वास को दूर करना। आर्यभट्ट हमारे देश के पहले ज्योतिषी थे जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। यह अपनी धुरी पर उसी प्रकार चक्कर लगाती है जैसे लट्टू अपनी कील पर घूमता है। आर्यभट्ट बड़े यकीन से कहते थे, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है और आकाश का तारामंडल स्थिर है। ठीक उसी तरह जैसे नदी की धारा के साथ नाव आगे बढ़ती है, किंतु उसमें बैठा हुआ आदमी किनारे की स्थिर वस्तुओं को उल्टी दिशा में जाता हुआ अनुभव करता है। पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और उसके साथ हम भी घूमते रहते हैं। इसलिए आकाश का तारामंडल हमें पूरब से पश्चिम की ओर जाता जान पड़ता है। दरअसल यह तारामंडल स्थिर है। आज तो स्कूल के विद्यार्थी भी यह जानते हैं, लेकिन आर्यभट्ट के जमाने में यह एकदम नया विचार था। हमारे देश में आर्यभट्ट से पहले किसी ने यह बात नहीं कही थी। आर्यभट्ट के जमाने में पुस्तकें भोजपत्रों अथवा ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। आर्यभट्ट ने केवल 23 साल की छोटी उम्र में ही एक छोटा ग्रंथ लिखा। यह ग्रंथ उन्होंने कविता में लिखा है। भाषा है संस्कृत। आर्यभट्ट के इस ग्रंथ में कुल 121 कविताएं हैं। हर कविता में 2 पंक्तियां हैं। पूरे ग्रंथ में मिलाकर कुल 242 पंक्तियां हैं। आजकल इतनी पंक्तियों को केवल 10 पृष्ठों में आसानी से छापा जा सकता है। बस इतना ही बड़ा है आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टीय। आर्यभट्ट के समय तक हमारे देश में नए अंकों की खोज हो चुकी थी। शून्य सहित केवल 10 अंकों से सारी संख्याएं लिखने का यह अद्भुत तरीका हमारे देश में ही खोजा गया है।
आज सारे संसार में इसी तरीके का इस्तेमाल हो रहा है। संसार को यह भारत की बहुत बड़ी देन है। सन 1957 में एक नए युग की शुरुआत हुई। पहली बार एक कृत्रिम उपग्रह आकाश में छोड़ा गया और इसे नाम दिया गया आर्यभट्ट। सारे संसार में आर्यभट्ट का नाम गूंज उठा। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, कौन था आर्यभट्ट? आर्यभट्ट के बारे में जानने के लिए लोग उतावले हो उठे। आर्यभट्ट का नाम तो मशहूर हो गया, पर अब भी बहुत से लोग नहीं बता सकते कि आर्यभट्ट ने किन किन नई चीजों की खोज की थी। आर्यभट्ट ने विज्ञान की खोज का जो नया रास्ता दिखाया था, हमारे देश के वैज्ञानिक यदि उनके दिखाए मार्ग पर चलते रहते तो संभवतः आज हम बहुत आगे होते।